इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोबाइल वॉलेट्स और ई वॉलेट्स के बारे में। तो मोबाइल वॉलेट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास एक असली वॉलेट है जो कि आप अपने पॉकेट में रखते हैं, तो वॉलेट में आप बहुत सारे पैसे रख सकते हैं। ये आपका वॉलेट होता है, लेदर का होता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें पैसे रखे जाते हैं। आप पैसे इसमें से निकाल के किसी को दे सकते हैं और किसी से पैसे लेकर इसमें रख सकते हैं। ठीक इसी तरह मोबाइल फ़ोन में भी आपके वॉलेट्स होते हैं, जिसमें कि आप यही काम कर सकते हैं जो आप किसी नॉर्मल वॉलेट से करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि इसमें डिजिटल करेंसी रहती है। अभी करेंसी तो आपकी जो कंट्री है वही करेंसी होगी, लेकिन वो डिजिटल रूप में होगी। उसको आप फिएट करेंसी कह सकते हैं, मतलब वो करेंसी जो आपकी सरकार द्वारा मान्य है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड करेंसी अगर है तो उसको हम फिएट करेंसी करते हैं, और वो फिएट करेंसी आपके मोबाइल वॉलेट्स में रहती है। तो मोबाइल वॉलेट्स के बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। एक आजकल आपने शायद यूज़ किया हो, अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे में आप पैसे भर सकते हैं और फिर उन पैसों को अमेज़ॉन पे ही यूज़ कर सकते हैं, या और भी कई सर्विसेज पे आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। एक होता है पेटीएम। पेटीएम में अंदर अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे और अपना केवाईसी वगैरह करवा लेंगे तो आपको एक वॉलेट मिलेगा। उस वॉलेट में आप कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और फिर आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं जहाँ भी आपको क्यूआर कोड दिखाई दे। इस तरह का क्यूआर कोड होता है जिसमें वाइट कलर का बैकग्राउंड होता है और ब्लैक कलर की पैटर्न बनी होती है। क्यूआर कोड में बहुत सारा डेटा होता है जो कि आपका जो मोबाइल का कैमरा है वो स्कैन कर पाता है। तो यहाँ भी आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, आप अपने वॉलेट से, मोबाइल वॉलेट से पेमेंट कर सकेंगे। और ये होती है मोबाइल वॉलेट की बात। अब हम लोग थोड़ा क्यूआर कोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यूआर कोड क्या होता है। क्यूआर कोड बनाया गया था 1994 में, जापान में बना था। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। तो पहले क्या होता था इसमें, जिसलिए ये यूज़ होता था, ये शिपमेंट को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता था। मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, या आप कोई वेयर हाउस चला रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स का शिपमेंट हो रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स को स्कैन करने के लिए उन पे क्यूआर कोड लगा दिया जाता था। और ये इसकी इन्वेंशन जापान में हुई थी 1994 में। और क्यूआर कोड क्या होता है कि उसमें पैटर्न होता है, उस पैटर्न के अंदर एक एनकोडेड डेटा होती है। आपका मोबाइल का कैमरा क्या करता है, वो उस पैटर्न में जो डेटा है, डेटा एक मैसेज होगा लंबा सा, मतलब कि अक्षरों की एक श्रृंखला होगी, उसको आप स्ट्रिंग कह सकते हैं। एक लंबी सी स्ट्रिंग मिलेगी और वो स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। आप अपना खुद का क्यूआर कोड भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, लिख दिया, ये हेलो वर्ल्ड भी आपका क्यूआर कोड बन सकता है। तो कोई भी अगर इसको स्कैन करेगा आपके क्यूआर कोड को, तो उसको ये मैसेज दिख जाएगा, हेलो वर्ल्ड। कोई भी मैसेज, यहाँ कोई भी स्ट्रिंग लिखी जा सकती है, और जो आपके मोबाइल कैमरे होते हैं वो उसी स्ट्रिंग को पढ़ लेते हैं उस पैटर्न की मदद से। और उस स्ट्रिंग पे अगर कोई यूआरएल बना है, मोस्ट लाइकली जब आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ यूआरएल्स ही होते हैं, और वो यूआरएल्स बताते हैं कि आपका पेमेंट किसके पास जाना है। तो वो सब चीज़ें आपका मोबाइल फ़ोन रीड कर लेता है। तो ये होता है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ये फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक रिस्पांस कोड, क्यूआर कोड। तो ये हो गई बात क्यूआर कोड की। मोबाइल वॉलेट में हमने देखा अभी कि हम लोग फिएट करेंसीज रखते हैं, मतलब कि वो करेंसीज जो कि आपके सरकार द्वारा अप्रूव्ड है कि हाँ भाई ये देश की करेंसी है। अमेरिका में आपका डॉलर चलता है, इंडिया में रुपीस चलता है, यूरोप में यूरो चलता है। तो ये तो हो गई फिएट करेंसीज की बात। लेकिन कुछ मोबाइल वॉलेट्स
ऐसे भी होते हैं जो फिएट करेंसी नहीं रखते बल्कि ऐसी करेंसी रखते हैं जो किसी सरकार के द्वारा अप्रूव नहीं है, और वो होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। ऐसे वॉलेट्स भी होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल में ही हो, वो कंप्यूटर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसको इन जनरल आप वॉलेट कह लीजिए, वो डिजिटल वॉलेट है। मोबाइल वॉलेट की जगह आप उसको डिजिटल वॉलेट कह सकते हैं। भाई डिजिटल वॉलेट है जिसमें हम फिएट करेंसी की जगह क्रिप्टो करेंसी स्टोर करते हैं। तो अब क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी काम करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। और क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं जो आपको पता भी होंगे, जैसे बिटकॉइन। बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, स्पेस कॉइन एक होता है। सबसे फेमस तो आपका बिटकॉइन है। तो ये कुछ टर्म्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड: ब्लॉकचेन, बिटकॉइन, एथेरियम। और बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी, और ये कहा जाता है कि बिटकॉइन का आविष्कार किया था 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के किसी इंसान ने। ये एक नाम है जिन्होंने बिटकॉइन का इन्वेंशन किया, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये जो नाम है ये क्या कोई एक इंसान का नाम है या कोई टीम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, या फिर एक इंसान है। किसी को पता नहीं है ये इंसान कौन है, कहाँ रहता है। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2008 में जिसमें उन्होंने बिटकॉइन की बात की थी। और बिटकॉइन को इन्वेंट करने के पीछे उनका रीज़न ये था कि उनको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, डबल स्पेंड प्रॉब्लम। डबल स्पेंड प्रॉब्लम। अब ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम क्या थी? इसी प्रॉब्लम को उन्होंने अपने साइंटिफिक पेपर में सॉल्व किया, और उन्होंने ब्लॉकचेन का टर्म इजाद किया उस डेटा स्ट्रक्चर के लिए जिसकी मदद से ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। अब ये डबल स्पेंड प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर में क्या होता है कि कोई भी फाइल आपके पास है, मान लीजिए कि ये कोई फाइल, एक फाइल है। अब आप इसको चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। आपने कॉपी कर लिया, कॉपी करके आप कहीं पर पेस्ट कर दिए, तो आपके पास इसी फाइल की दो प्रति हो गई। आप जितनी बार चाहें कंप्यूटर पर उतनी बार किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक फाइल ढेर सारी हो सकती है। अब अगर हमको पैसे, इस तरह के पैसे बनाने थे, इस तरह की करेंसी बनानी है जो कंप्यूटर में चल सके पूरी तरह से, और उसको कोई सेंट्रल बैंक या कोई सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज ना करे, वो पूरी तरह से डिजिटल हो, उसमें नोट्स की ज़रूरत ना हो, सिक्कों की ज़रूरत ना हो, और हमें कंप्यूटर पर ही रहे, तो उसका एक बड़ी प्रॉब्लम उसमें ये है कि आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल है तो उसको तो आप कॉपी कर सकते हैं कई बार। करेंसी की लिमिट मेंटेन नहीं हुई। करेंसी तभी यूज़फुल हो सकती है जब वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल हो पूरी दुनिया में। तो ये होती है डबल स्पेंड प्रॉब्लम। मतलब ये कि आपके पास सिक्का तो एक ही था, इसको आप सिक्का मान लीजिए, मान लीजिए ये एक बिटकॉइन है, ये बिटकॉइन है। आपके पास एक बिटकॉइन था, लेकिन आपने कंप्यूटर में कॉपी करके यहाँ पे एक और लगा दिया, एक और पेस्ट कर दिया। वो डिजिटल फाइल है बिटकॉइन, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया, आपके पास दो बिटकॉइन हो गए। तो ये फिर यूजफुल करेंसी नहीं रह गई। आपने एक बिटकॉइन अपना किसी को दिया और उससे आपने कुछ सामान खरीद लिया बिटकॉइन देकर, और फिर आपके पास वही बिटकॉइन दूसरी बार भी मौजूद है।
आप फिर इसको देकर फिर दूसरा सामान खरीद लेंगे। तो करेंसी लिमिटेड नहीं रह गई, डबल स्पेंड हो गया। एक बिटकॉइन 2 बार स्पेंड हो गया, या 2 से ज़्यादा बार भी आप कर सकते हैं। इसी को हम डबल स्पेंड प्रॉब्लम कहते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए सातोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन इजाद की थी। तो इनका मेन एम तो ये था कि हमको एक डिजिटल करेंसी बनानी है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी डबल स्पेंड प्रॉब्लम। तो उसके लिए इन्होंने ब्लॉकचेन का इजाद किया। तो आइए अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है, क्योंकि जब आपके माइंड में ब्लॉकचेन क्लियर हो जाएगा तो बिटकॉइन भी आपको क्लियर हो जाएगा कि बिटकॉइन क्या होता है। ब्लॉकचेन पर बहुत सारे ऐप्स चल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन ही चले, ब्लॉकचेन पे बहुत सारे और भी कॉइन्स चलते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं जो चल सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ब्लॉकचेन एक डेटा स्ट्रक्चर है, और क्या है उसको हम और डिटेल में जानते हैं अभी। नॉर्मली जब हम किसी डेटाबेस की बात करते हैं तो वो डेटाबेस हमारा किसी एक सर्वर पर रहता है। ये कोई सर्वर है, इस पर एक डेटाबेस रखा है। इस डेटाबेस को हमें एक्सेस करना है, तो मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, ये किसी और का कंप्यूटर है, ये किसी और का कंप्यूटर है। हम तीनों को ये डेटाबेस एक्सेस करना है, तो हम इसी सर्वर पे जाएंगे और डेटाबेस को एक्सेस कर लेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे पास सही ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म है। ये हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस लिख देते हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन इस तरह होती है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डेटाबेस ही होता है, ब्लॉकचेन की मदद से डेटाबेस ही मेंटेन होता है। ब्लॉकचेन तो एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब आप उसमें डेटा डालते हैं और उसको एक्सेसिबल बनाते हैं अलग अलग लोगों द्वारा, तो वो एक डेटाबेस की तरह काम करता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी कई कंप्यूटर्स पे मौजूद रहती है। मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, उसको नोड बोल दीजिए। नोड हमने अपना नेटवर्क के लेक्चर में डिस्कस किया था, नोड क्या होता है। ये नोड्स हैं, इनमें डेटाबेस, इनमें ये ब्लॉक चेन्स मौजूद हैं। ये ब्लॉक चेन का डेटाबेस सब में है, और ये सारे डेटाबेस एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो ब्लॉक चेन डिसेंट्रलाइज्ड होती है और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि वो कई कंप्यूटर्स पे फैल कर काम करती है, और उसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि इसको कंट्रोल करता है या इसको एडमिनिस्टर करता है। तो ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और ब्लॉकचेन देखिए जाए इस तरह की होती है कि एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, दो ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तीसरा ब्लॉक है। इसी तरह ब्लॉक जोड़ते चले जाते हैं। और ये जो पूरी डेटा है, जो सारे ब्लॉक्स हैं, ये जैसे जैसे आपके ब्लॉकचेन में डेटा बढ़ती जाएगी, वैसे से ब्लॉकचेन लंबी होती जाएगी। ब्लॉकचेन से डेटा कभी रिमूव नहीं हो सकता, इम्यूटेबल होती है। तो आप इम्यूटेबल वर्ड यूज कर लीजिए। इम्यूटेबल, एक बार डेटा ब्लॉकचेन पे आ गया, वो डिलीट नहीं हो सकता, वो चेंज भी नहीं हो सकता। तो एक तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इम्यूटेबल होती है। और ब्लॉकचेन पे डेटा ऐड कैसे होता है? डेटा ऐड ऐसे ही कोई नहीं कर सकता कि भाई मान लीजिए ये 3 कंप्यूटर हैं जिनके पास ब्लॉकचेन है, किसी एक ने एक ब्लॉक ऐड कर दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन में ब्लॉक ऐड करने के लिए कई नोड्स को आपस में अग्री होना पड़ता है, उनको उनके बीच कंसेंसस बनता है, तब जाके कोई ब्लॉक ऐड होता है। तो एक प्रॉपर्टी और है ब्लॉकचेन की, कंसेंसस ड्रिवन।
कंसेंसस ड्रिवन। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कंसेंसस क्या होगा। ब्लॉकचेन में कई प्रकार के नोड्स होते हैं, जरूरी नहीं कि ये नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं, तीनों के पास ब्लॉकचेन की कॉपी है। जरूरी नहीं है कि सबके पास ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी मौजूद है। कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिनके पास थोड़ी सी ब्लॉकचेन मौजूद होती है, केवल उनके मतलब की, और कुछ नोड्स ऐसे होते हैं जिनके पास पूरी ब्लॉकचेन मौजूद होती है। पूरी दुनिया में जितने ट्रांजैक्शन हो चुके हैं ब्लॉकचेन पे, जितने ब्लॉक्स ऐड हो चुके हैं, पूरी ब्लॉकचेन उनके पास अवेलेबल होती है। तो नोड्स जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का नोड होता है यूजर नोड। यूजर के पास ब्लॉकचेन की जो प्रति है वो उतनी ही होती है जितनी उसको मतलब है, जिससे उसको मतलब है उतनी ही उसके पास रहती है, थोड़ी सी। और एक नोड्स होते हैं माइनर नोड्स। माइनर्स के पास पूरी ब्लॉकचेन मौजूद होती है। और एक होते हैं वैलिडेटर नोड्स। वैलिडेटर के पास भी पूरी ब्लॉकचेन मौजूद होती है। और जिसके पास ब्लॉकचेन पूरी नहीं मौजूद होती, थोड़ी सी रहती है, उसको आप लाइट वेट नोड कह सकते हैं। लाइट वेट नोड। और ये फुल नोड होते हैं, इनको आप फुल नोड कह सकते हैं। तो अब आप ऊपर से समझ लीजिए, इसको बहुत डीप में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन उतना डीप में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं आता। इसमें बहुत सारी क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं जो यूज़ होती हैं, जिसकी मदद से कंसेंसस बनता है, और तब जाके ब्लॉकचेन पे कोई भी ब्लॉक ऐड हो पाता है। और ब्लॉकचेन पे ब्लॉक ऐड करने का मतलब क्या है? भाई, जो ब्लॉकचेन ज़्यादातर लोग आजकल यूज़ करते हैं वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन यूज़ करते हैं। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन अलग है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को आप बिटकॉइन नेटवर्क कह दीजिए, बीटीसी नेटवर्क कह दीजिए। एथीरियम की ब्लॉकचेन अलग चलती है, उसकी ब्लॉकचेन अलग है, एथीरियम का नेटवर्क अलग है। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जितने भी कॉइन्स हैं डिजिटल वाले, क्रिप्टो करेंसी वाले, उनकी अलग अलग ब्लॉकचेन चलती रहती है। तो अगर आप बिटकॉइन वॉलेट बनाएंगे तो आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करेंगे। अगर आप एथीरियम का वॉलेट बनाएंगे तो आप इथेरियम की ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करेंगे। ब्लॉकचेन भी सबकी अलग होती है। और जब आप मान लीजिए आप एक यूज़र हैं, ये यूज़र हैं, आपके पास 3 बिटकॉइन है, आपने एक बिटकॉइन किसी को दिया, किसी और को, यूज़र 2 को दे दिया, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन जब आपने किया तो ये ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पर। और ये जो यूज़र्स हैं, ये जो दूसरा यूज़र आपका जिसको आपने भेजा, माइनर है, वैलिडेटर है, इन सब को आपके ट्रांजैक्शन के बारे में पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन ये हो रहा है, ये करना चाह रहे हैं। तो माइनर्स क्या करते हैं? माइनर्स आपके ट्रांजैक्शन पे कुछ काम करते हैं। माइनर्स आपके ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में अरेंज करते हैं, उसमें हेडर डालते हैं, और उसमें पिछले ब्लॉक का हेडर कैलकुलेट करते हैं, और एक पजल सॉल्व करते हैं। पजल कह दीजिए, मैथमेटिकल पजल होता है जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज़ होती है। उसी प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं। माइनिंग करने के बाद जो माइनर सबसे पहले माइनिंग करके पूरा कर लेता है और पजल का सही आंसर ले आता है, उस माइनर को मौका मिलता है ब्लॉक को ब्लॉकचेन पर ऐड करने का। फिर वो जो ब्लॉक है वो जाता है वैलिडेटर के पास। वैलिडेटर फिर उस ब्लॉक को वैलिडेट करता है कि हाँ भाई, उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सही हैं कि नहीं, ब्लॉक सही है कि नहीं। अगर वो सही पाता है
तो वो उसको ब्लॉकचेन पे ऐड करने देता है। फिर वो ट्रांजैक्शन, जो ब्लॉक है जिसके अंदर आपके ट्रांजैक्शन है, वो ब्लॉकचेन पर ऐड हो जाता है। जब ये ऐड हो जाता है तो जिस माइनर ने सबसे पहले माइन करके ब्लॉक दिया था, उस माइनर को थोड़ी सी क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड में मिलती है। क्रिप्टो करेंसी रिवॉर्ड मिलता है माइनर को, जिसने सबसे पहले माइन करके आंसर निकाला। तो ये प्रोसेस होता है माइनिंग का। ये और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। ब्लॉकचेन पर बिटकॉइन तो एक एप्लीकेशन है, आप ब्लॉकचेन पे कोई प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं, उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में नॉर्मली, वैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनमें कुछ डेटा भी रहती है और वो ब्लॉकचेन पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो बिटकॉइन एक एप्लीकेशन है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक एप्लीकेशन है जो ब्लॉकचेन पे चल सकता है। तो ये है ब्लॉकचेन की खासियत। तो ब्लॉकचेन असल में ऐसी चीज़ है जो वेब 3.0 को जन्म दे सकती है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो तीसरे टाइप का वेब होने वाला है वो ब्लॉकचेन पर ही आधारित होगा। तो ब्लॉकचेन आप समझ लीजिए एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, जिसमें इस तरह से काम होता है, कंसेंसस ड्रिवन होता है, इम्यूटेबल होता है और हाईली अवेलेबल होता है। मतलब कि वो कई नोड्स पे फैला होता है, तो आपको ब्लॉकचेन एक्सेस करनी होगी तो आपको जल्दी एक्सेस हो जाएगी। मतलब कोई एक सर्वर नहीं है जिस तक आपको पहुंचना है, तो वो हर कई नोड्स पे अवेलेबल रहता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, P2P नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर्स के अक्रॉस फैला रहता है। तो ये कुछ बातें हैं ब्लॉकचेन के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, आप ये समझ लीजिए। तो ये था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये था ब्लॉकचेन के बारे में।